हर सफल आदमी कहीं ना कहीं अपमानित हुआ है। चैंपियन वही होता है जिसको रिवेंज लेना आता है। अगर आपको बदला लेने नहीं आता तो यू नॉट अ चैंपियन। जो हर रोज मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम टॉपर हो, तुम तो टॉपर हो। एक दिन ऐसा भी आया उसी पटना में, वो वहां बैठे थे अंग्रेजी सीखने के लिए और मैं यहाँ खड़ा था अंग्रेजी सिखाने के लिए। What a turnaround, I must say. आप तो औकात को भी चैलेंज करते हैं। जिस लेवल की प्रॉब्लम है उतनी आपकी औकात। आप जितना अचीव कर चुके हैं उससे बड़ी औकात होती है हमेशा आपकी। जॉब में शायद क्या इसलिए लोग खुश नहीं रहते क्योंकि किसी के अंडर काम करते हैं? अगर आप सिर्फ 30 दिन के बाद एक सैलरी आपको मिलनी है, उसके लिए आप घर से रोज निकलते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप कहीं भी खुश नहीं रहेंगे। जिस इंसान की प्रॉब्लम 100 करोड़ की है वो बड़ा आदमी होगा, और जिसकी 5,000, 10,000, 5 लाख की है वो छोटा आदमी है। सिंपल बात। क्या आप सच में खुश हैं? जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड है आप में? आप निवेश से का सबसे बेहतर जरिया किसे मानते हैं? रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट, शेयर मार्केट या फिर सोना चांदी? चाहे मैं रोड पे खड़े होके किसी को कुछ सेल कर रहा था तो भी मैं ईमानदार था, और मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ तो भी मैं ईमानदार हूँ। मुझे लगता है कि जैसी जिंदगी आपको चाहिए वैसा बोलना शुरू कीजिए। चेहरा बदला, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने जानबूझ के बदला या इसके लिए काम किया। हम काम करते गए और चेंज अपने आप आते गया। हमारे दर्शकों को बताइए कि खुद को रिचार्ज कैसे किया जाए। कम खाइए। कोई किसी को चैलेंज करता है तो सबसे पहले यही कहता है औकात में रहो, और आप कहते हैं औकात से बाहर आ जाओ, तो इसमें रिस्क नहीं है? औकात में रह जाने का मतलब है कि अपने अंदर के किसी खूबसूरत इंसान का कत्ल कर देना। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब आपकी जिंदगी में आपका वक्त बढ़िया नहीं चल रहा होता। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब मोटिवेशन नहीं चाहिए। तब तो आप मोटिवेटेड ही घूमते रहते हैं। संघर्ष मतलब आप जिंदा है। मुर्दे आदमी का तो कोई संघर्ष ही नहीं। सफलता और सुकून। किसी ना किसी के पास आपसे बड़ा बंगला होगा, कोई ना कोई आपसे ज्यादा भी फेम वाला होगा, नेम वाला होगा, लगता है वही सफलता है, फिर तो आप फंसते चले जाएंगे। नौकरी या बिजनेस, रिस्क किसमें ज्यादा है? कोई तो एक ऐसा शख्स होगा जिसने आपको मोटिवेट किया होगा, आपके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट जिसने आपकी सोच पूरी तरह बदली। जहां हालात तुम्हें तोड़ने लगे वहीं से अपनी कहानी लिखना शुरू कर देना, क्योंकि जो झुकता नहीं वही एक दिन दुनिया को झुका देता है। आज हमारे साथ हैं वो इंसान जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिलें छोटी पड़ जाती हैं। वो सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, बल्कि एक गाइड, बिजनेस कोच और करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। मिस्टर शशीष कुमार तिवारी, एसकेटी मोटिवेशन के संस्थापक और चेहरा। शशीष जी, स्वागत है आपका DRS इनसाइट्स पर। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। शशीष जी, शुरुआत करते हैं आपके बचपन में। बिहार के एक छोटे से शहर के प्राइमरी स्कूल में पेड़ के नीचे बोरा बिछाकर पढ़ने वाला एक बच्चा 17 साल की उम्र में इंग्लिश की बड़ी बड़ी क्लासेस लेने लगता है। ये कैसे हुआ? एक्चुअली मैं गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गांव है सल्लेपुर, तो वो बाढ़ प्रभावित गांव है। तो बिहार बोर्ड में एक्चुअली उस समय ना इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं था मैट्रिकुलेशन में। अच्छा, तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। यानी अगर आपको 10th बोर्ड पास करना है तो इंग्लिश में पास होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के नंबर जुड़ते ही नहीं है। वो कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है हमारे यहाँ, तो इंग्लिश कोई पढ़ता नहीं था। इंग्लिश की जो क्लास होती थी वो सबसे अंत में होती थी, और 6ठी क्लास से इंग्लिश की किताबें शुरू होती थी हमारे यहाँ। मतलब 6th स्टैंडर्ड से तो पढ़ाई शुरू होती थी इसकी। अच्छा। तो कोई पढ़ता ही नहीं था। लास्ट में इसका क्लास होता था, लास्ट घंटी होती थी, एक तरीके से सब भाग जाते थे, क्योंकि टीचर को पता था कोई पढ़ेगा नहीं। बच्चे पहले से तैयार थे कि औकात है तो बढ़ा के दिखाओ। जिस चीज़ की नंबर ही ना जुड़नी हो तो उसको कोई पढ़ेगा क्यों बच्चा। तो इस तरीके से हम लोग पार्ले जी, टाइगर बिस्किट खिला के मास्टर जी लोगों को वो हम लोग पास करते रहे। फिर जब मैं पटना आया, एक्चुअली 8th में हमारे यहाँ एक बोर्ड एग्ज़ाम हो गया था। जो 10th में होता है वो 8th में हो गया था, और उस 8 बोर्ड एग्ज़ाम में मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हो गया। अरे वाह।
तो मेरे पिताजी को सब लोगों ने काफ़ी मोटिवेट किया कि ऐसा लड़का तो पूरे खानदान में पैदा नहीं हुआ, किसी ने कहा ऐसा लड़का गांव में पैदा नहीं हुआ, किसी ने कहा कि पूरे जिले में पैदा नहीं हुआ। तो उनको भी ऐसा लगा कि सच में कुछ खतरनाक पैदा किया है। तो सबने कहा कि अब आप कंजूसी छोड़ो और इसको गांव से पटना लेके जाओ, क्योंकि इतना अच्छा लड़का है। अब पापा भी मोटिवेट हो गए और वो सच में मुझे मतलब पटना लेके आ गए और वो सीधे मुझे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में लेके आए। तो अभी तक मैं एक हिंदी माध्यम के गांव के एक बोरा छाप स्कूल पे था और सीधे मैं आ गया सीबीएसई इंग्लिश मीडियम 9th क्लास में। तो 9th में जब मेरी एडमिशन वहाँ पे हुई तो वो इसलिए हो गई क्योंकि मैं टॉपर था गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का। तो जैसे ही हम लोग प्रिंसिपल की ऑफिस में गए थे, पिताजी ने यही कहा था कि मेरा लड़का गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है। तो वो बड़ा खुश हुआ प्रिंसिपल राय, उसने कहा कि ये बेटा पढ़ दो। वो इंग्लिश की किताब थी। अब सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखी हुई थी, आई एपिस्ट्रॉफी LL यू एपिस्ट्रॉफी V। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है, हमने तो ऐसी किताब ही नहीं देखी थी ज़िंदगी में। तो फिर भी कहा कि पढ़ने के लिए। तो मैंने जैसे ही पढ़ा उसने मुझे रोक दिया, 1 से 2 लाइन मैंने पढ़ के रुक जाओ। प्रिंसिपल को लग गया मैंने कुछ गलत पढ़ा है, पिताजी को पता था कि मैंने गलत पढ़ा है और मुझे पहले से ही पता था कि जब किताब ही गलत है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बट मेरा एडमिशन हुआ, करिंग शॉर्ट दैट स्टोरी। और जब मैं आया 9th क्लास में पहली क्लास करने के लिए, तो पहली क्लास केमिस्ट्री की थी और वो बोर्ड पे कुछ कर्सिव राइटिंग में लिख रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था बोर्ड पे क्या चल रहा है, तो मैं बगल वाले से कॉपी कर रहा था। उसने देख लिया कि सशीश कॉपी कर रहा है और सबको पता था कि मैं टॉपर हूँ। प्रिंसिपल ने पहले जाके बता दिया था कि आपका कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है क्योंकि अब गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर आ रहा है। तो जैसे ही केमिस्ट्री के टीचर बाहर गया, उसने मुझसे पहला सवाल किया, सशीश डिड यू गेट एनीथिंग? मैंने कहा है। कहा डिड यू गेट एनीथिंग? मैं कहा है। तो उसको समझ में आ गया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। उसने मुझसे हिंदी में पूछा कि सशीश को समझ में आया? मैंने कहा कि नहीं। कहा तुम तो टॉपर हो। और इस तरीके से पूरे क्लास को पता चल गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा और सब एक एक करके सीबीएसई के दोस्त आते थे क्लासमेट और मुझसे पूछते थे सशीश को समझ में आया? मैं कहा कि नहीं। कहा कि तुम तो टॉपर हो। तो बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ी मतलब इंग्लिश के चलते। एंड फॉर 8 and 9 months आई स्ट्रगल टू कोप अप विद इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। एंड फाइनली मुझे लगता है 8 से 9 महीने के बाद मैं पिताजी के सामने गया और मैंने कहा कि पापा मुझसे नहीं होगा और अगर आपने मुझे सीबीएसई में रखा तो मैं तो फेल होऊंगा। तो कोई बात नहीं, मेरा 1 साल बर्बाद होगा, नाक आपकी कटेगी, मिठाई आपने बंटवाई थी। वो जब मैं 8 में टॉप हुआ था तो मिठाई बंटवाई थी उन्होंने। तो पापा को लगा सच में फेल हो जाएगा। तो फिर से मैं आ गया हिंदी माध्यम में अपनी औकात पे। एंड देन आई पास माई मैट्रिकुलेशन, देन आई पास माई इंटरमीडिएट एंड आफ्टर पासिंग माई इंटरमीडिएट आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश एंड इट टुक मी 8 and 9 months, मुझे लगता है 8 से 9 महीने लगे। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश। तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। एंड व्हाट हैपेंड दैट वन डे आई वाज गिवन एन एडवांस इंग्लिश बैच। And what happens in advanced English batches that the teachers are not allowed to speak in any other language except English. Okay. तो 1.5 घंटे की मैंने क्लास ली इंग्लिश में। And as I came out of the class, suddenly a girl followed me. And she knocked me, hello, are you Sashish? मैंने कहा कि yes, I'm Sashish, what for? So, have you been living in Patna for the last 5 and 6 years? I said, yes, I have been living in Patna for the last 5 and 6 years. Were you in Krishna Central School? I said, yes, I was in Krishna Central School. Okay, do you know Falla? Yeah, I know Falla. कहाँ जानते हो? मैं ही तो। और वही मेरे सीबीएसई के दोस्त जिनका पूरा खानदान अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा, जो जिंदगी भर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते आए, जो हर रोज मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, हाँ तुम टॉपर हो, तुम तो टॉपर हो। एक दिन ऐसा भी आया उसी पटना में, वो वहाँ बैठे थे अंग्रेजी सीखने के लिए और मैं यहाँ खड़ा था अंग्रेजी सिखाने के लिए। मुझे लगता है जिंदगी बदलती है। दैट हैज बीन माई स्टोरी। व्हाट अ टर्न अराउंड, आई मस्ट से। ये मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल टेबल्स आपने टर्न कर दिए अपने लिए। वेल कहते हैं शशीश की किस्मत से कम और औकात से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। मैं आपके मोटिवेशनल स्पीचेस सुन रही थी, आप तो औकात को भी चैलेंज करते हैं। मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी औकात को चैलेंज करना चाहिए क्योंकि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है ये आपको खुद भी नहीं पता होता। हम सब अपनी ज़िंदगी में अपनी क्षमता का मुश्किल से 5% यूज़ कर पाते, बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाते तो 5%, 10%, इससे ज़्यादा नहीं कर पाते। तो जब तक हम औकात के अंदर रहेंगे तो हमें अपनी पोटेंशियल का पता नहीं चलेगा। औकात के अंदर रहने का मतलब है कि आप एक कंफर्ट जोन में हैं और कंफर्ट जोन में आपके पास चैलेंजेस नहीं है। अच्छा, जहाँ चैलेंजेस नहीं है वहाँ ग्रोथ नहीं होगा। अगर आपके पास चैलेंजेस नहीं है तो ग्रोथ होगा ही नहीं। अगर आप आसान सवाल सॉल्व करेंगे तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ तो कभी नहीं बढ़ेगा ना। कोई बच्चा है और सिर्फ आसान सवाल करते जा रहा है तो उससे उसका मेंटल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा, लेकिन कुछ मुश्किल सवाल मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे।
उसके माइंड को इम्प्रूव करेंगे। तो जब भी हम औकात को बढ़ाने की बात करते हैं, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप सिर्फ वो काम मत कीजिए जो आपके लिए आसान है, कुछ ऐसा कीजिए जो आपके लिए थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि कठिन काम आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाएगा। और जैसे ही आप बाहर जाएंगे, आप ग्रो करेंगे तो आपको नया पोटेंशियल पता चलेगा, और जैसे ही नया पोटेंशियल पता चलेगा आपका कॉन्फिडेंस और ऊपर आएगा, कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, आप नेक्स्ट वर्जन की तरफ बढ़ेंगे। वैसे आपके लिए औकात के क्या मायने? मेरे लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि औकात कोई फिक्स्ड है नहीं। आप जितना अचीव कर चुके हैं उससे बड़ी औकात होती है हमेशा आपकी। आज मैंने जो कुछ भी कर लिया है, दैट इज नॉट माई पोटेंशियल। मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि वॉट एवर यू हैव अचीव्ड इज नॉट योर पोटेंशियल, वॉट इज अनअचीव्ड दैट इज योर ट्रू पोटेंशियल। जो आपने जिंदगी में कर लिया है ये आपका ट्रू पोटेंशियल नहीं है, जो करना बाकी है वो आपका पोटेंशियल है। तो कुछ भी जो आपको लगता है कि बाकी है वो आपका ट्रू पोटेंशियल है। तो कैसे पता चलता है आपका ट्रू पोटेंशियल? बाहर आइए, काम कीजिए, कुछ नए चैलेंज लीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नए टारगेट सेट कीजिए, और कुछ ऐसे सपने, कुछ ऐसे गोल्स जो आपको थोड़ा सा डराएं, आपको थोड़ा सा डर लगे कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, कोई भी चीज़ जो करने में आपको एक फियर आपको रियलाइज हो रहा है, आप एक फियर महसूस कर रहे हैं, जब आप उस काम को कर लेते हैं वहां अकॉम्प्लिशमेंट आपको मिलती है तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप देखिए, कॉन्फिडेंस वहां नहीं बढ़ता जहां आपको लगता है मैं कर लूंगा। कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आपको ही डर था कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या सच में मैं इस ड्रीम को पूरा कर लूंगा, क्या मैं ये स्किल सीख पाऊंगा, क्या मैं एक पब्लिक स्पीकर बन पाऊंगा। और जब आप उस डर को ओवरकम करके अपनी किसी भी गोल को पूरा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी औकात से बढ़ के कुछ सपने देखने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तभी ग्रोथ होती है। तभी ग्रोथ होगी। सही है। शशीष जी, हर सफल आदमी कहीं ना कहीं अपमानित हुआ है, फिर चाहे गरीबी की वजह से, मोहब्बत की वजह से, चाहे समाज की वजह से, अपने वर्क प्लेस पर या फिर अपने घर में। लेकिन उस अपमान को उसने ताकत बना लिया और दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बन गए। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? खूब हुआ ना, वो तो 9th क्लास में ही। अब वो तो इंसल्ट होना शुरू हो गया। हाँ, क्लास में होना शुरू हो गया। फिर मुझे लगता है कि जितनी बार आप हारते हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ करेंगे तो डेफिनेटली या तो आप सफल होंगे या तो आप असफल होंगे। और ज़्यादातर जो भी लोग सफल हैं उनके पास असफलताएं काफ़ी ज़्यादा है, सफलताएं कम हैं और असफलताएं ज़्यादा हैं। दुनिया सिर्फ सफलताएं देखती है, उनकी असफलताओं की जो फहरिस्त है वो ज़्यादा लंबी होती है। तो फेलियर इज अ बेटर टीचर देन सक्सेस। एग्जैक्टली, क्योंकि फेलियर जो आपको सिखा सकती है वो सफलता तो कभी सिखा ही नहीं पाएगी। फेलियर आपको सिखाती है कि आप में क्या कमी रह गई, और उस कमी को दूर करके ही फिर आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हुई, पब्लिक स्पीकिंग में हुई, कई बार ऐसा हुआ। और कभी डिबेट कंपटीशन में हम लोग गए यूनिवर्सिटी के, वहाँ लोग हंसने लगे। 2-4 लाइनें अभी हम लोगों ने बोलना शुरू किया, तब तक लोग हंसने लगे। तो ऐसी कई बार चीज़ें हुई हैं, इंसल्ट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि चैंपियंस वही होते हैं जो इंसल्ट को इंस्पिरेशन में बदल लें। अगर आपका किसी ने इंसल्ट किया है, किसी भी इंसान ने या किसी परिस्थिति ने या किसी एग्जामिनेशन ने या किसी गोल ने, तो आपको बदला लेना चाहिए। एक चैंपियन वही होता है जिसको रिवेंज लेना आता है। अगर आपको बदला लेने नहीं आता तो यू आर नॉट अ चैंपियन। कम बैक विद अ बिगर फोर्स। या सो ट्रू। अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। So true. सही है। शशि जी, आप कहते हैं इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी टैलेंटेड हो, अगर फ्लो में नहीं है तो बेकार है। तो ये फ्लो में आने का रहस्य क्या है? आप देखिए, ये कितनी सच बात है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि अब विराट कोहली है, उनका भी कभी बुरा दौर चला, 3 साल तक एक मतलब टफ फेज चला। तो कभी सोच के देखिए कि जब वो 3 साल तक रन स्कोर नहीं कर पा रहे थे, सेंचुरीज स्कोर नहीं कर पा रहे थे, तो क्या वो विराट कोहली नहीं थे? तब भी तो वो इंसान विराट कोहली था, तब भी तो उसको सारी चीज़ें आती थी। फिर आखिर ऐसा क्या होता है जिसके चलते इंसान कहता है कि ये आउट ऑफ फॉर्म है, ये आदमी आउट ऑफ फॉर्म है, ये खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है। तो जब वो आउट ऑफ फॉर्म है तब भी तो वही है, लेकिन कुछ तो फॉर्म जैसी एक चीज़ है जिसके चलते वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आउट ऑफ फॉर्म जिसके चलते वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। यही चीज़ हम सबकी जिंदगी में, उस फॉर्म को मैं कहता हूँ फ्लो। कि अगर आप मेंटल फ्लो में नहीं है, अगर आपका फ्लो बढ़िया नहीं है, अगर आप डिस्टर्ब्ड हैं, एक्चुअली फ्लो में होने का मतलब है पहली चीज कि आप अंदर से खुश हैं कि नहीं, आर यू रियली हैप्पी इनसाइड। हाँ, तो फ्लो में आया कैसे जाता है? यही पहली कंडीशन है
कि आर यू रियली हैप्पी इनसाइड? क्या आप सच में खुश हैं? जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड है आप में? जो कुछ भी है, जितना भी ईश्वर ने आपको दिया है, वो ग्रैटिट्यूड का भाव है कि नहीं आपके पास? आप सच में अंदर से खुश हैं कि नहीं? दूसरी चीज कि जब आप काम पे जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप, क्या वो काम आपको एक्साइट कर रहा है कि नहीं? आप डर के जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं, आपका मन कर रहा है कि कितनी जल्दी 4 बज जाए, 5 बज जाए और मैं घर चला जाऊं, राइट? आप काम छोड़ने की जल्दीबाजी में हैं या काम शुरू करने की उत्साह में हैं? तो जब आप काम पे जा रहे हैं तब आपका उत्साह कहाँ पे, आपका एक्साइटमेंट कहाँ पे है? और तीसरी चीज कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। देखिए कई बार ना आप लगातार कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या आपकी कोई हैबिट, और 2-4 दिन आप उसको ब्रेक कर दीजिए, फिर उसी हैबिट में आना मुश्किल हो जाता है क्योंकि फ्लो ब्रेक हो गया, वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। हम लोग वीडियोस बनाते हैं, लगातार बनाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, इट्स ऑल गुड। अगर 15-20 दिन का आप गैप ले लीजिए तो 16वें या 17वें दिन फिर से उसी फ्लो में आने में टाइम फिर लग जाता है। तो पहली चीज है कि आप अंदर से खुश हो। दूसरी चीज कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए खूब एक्साइटेड हो, आपके अंदर उत्साह हो और आप कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो आपके अंदर एक फ्लो होगा। वो एक फ्लो क्या है? एक स्टेट ऑफ माइंड है जब आपको कुछ भी याद नहीं रहता। आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम याद आता है, आपको भूख याद नहीं आ रहा, प्यास याद नहीं, मतलब आप डूब जाते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं। दैट इज फ्लो। शशि जी, कंसिस्टेंसी की बात आप कर रहे हैं। आई बेसिकली यूज दिस टर्म कंसिस्टेंसी, और मेरा जो मानना है अगर टैलेंट को कोई चीज बीट कर सकती है तो वो है कंसिस्टेंसी। सो ट्रू। मतलब सही है। सो ट्रू। टैलेंटेड लोग अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो कंसिस्टेंट लोग टैलेंटेड लोगों को पीछे छोड़ देंगे। सो ट्रू। चलिए शशि जी, आप ऐसे हर वक्त इतने चार्ज्ड अप रहते हैं, तो मतलब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि खुद को रिचार्ज कैसे किया जाए। कम खाइए। ज्यादा खाइए मत। मैं बहुत कम खाता हूँ, ना के बराबर। तो मुझे लगता है कि आप जिंदा रहने के लिए खाइए, खाने के लिए जिंदा मत रहिए। चलिए आप अपना रूटीन ही बता दीजिए। What is your diet plan that you follow? कुछ खास नहीं, मैं बहुत कम खाना खाता हूँ और मुझे लगता है कि जब आप खाना कम खाते हैं तो आपके अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहती है बाकी के कामों के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं खुश रहता हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उस काम से मुझे मोहब्बत है। एक्चुअली देखिए, ऊर्जा का पूरा लेना देना प्रेम से है। जब आप प्रेम में होते हैं तो आप ऊर्जान्वित महसूस करेंगे, चाहे आप किसी के भी प्रेम में हो। तो कोई भी चीज़, ये एनर्जी का जो रूट है दैट इज़ लव। सो इफ़ यू आर इन लव, अगर आप अपने काम से मोहब्बत में हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत में हैं, आप खुद से मोहब्बत कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक एनर्जी होगी। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं, आपके पास मतलब अपने काम को लेके कोई खास लगाव नहीं है, तो फिर वो एनर्जी कहाँ से पैदा होगी? एनर्जी का अच्छा देखिए, जो भी लोग जॉब करते हैं, जॉब करने वाले 8 घंटे काम करके थक जाएंगे साहब, लेकिन बिजनेस करने वाला 12 घंटे काम कर रहा है, 13 घंटे काम कर रहा है, 14 घंटे काम कर रहा है, और फिर भी वो आपको बहुत एनर्जेटिक मिलेगा। क्योंकि जॉब ज्यादातर लोग मजबूरियों में कर रहे हैं, और कोई बिजनेस कर रहा है तो वो मोहब्बत में कर रहा है, उसको वो काम करना है, इसलिए वो 14 घंटे के बाद भी आपको एनर्जेटिक दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि सबको अपने आप से ये पूछते रहना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो सच में उस काम से मोहब्बत कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा ये बताइए कि जॉब में शायद क्या इसलिए लोग खुश नहीं रहते क्योंकि किसी के अंडर काम करते हैं, या जवाबदेही होती है किसी को, या बिजनेस में इसलिए रहते हैं कि अपना काम है, आप कह रहे हैं यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। बिजनेस में तो साइकी कुछ है क्या? बिजनेस में तो ज्यादा जवाबदेही है। चलिए जॉब में तो कोई बॉस है, कोई मालिक है, हाँ, कंपनी प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, आपकी तो सैलरी आएगी ना, आप सेफ हैं। लेकिन बिजनेस में तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, आप ज्यादा अकाउंटेबल है, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हुआ, रोज कुआं खोदना है, रोज अकाउंटेबल तो आप होंगे ना, कंपनी या इतने सारे लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर। तो बिजनेस में ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं आप। जॉब में तो फिर भी आप सेफ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी के नीचे काम करने या किसी के अंडर काम करने के चलते लोग दुखित होते हैं। लोग इसलिए दुखित होते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उनका पर्पस क्लियर नहीं है, वो एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ 30 दिन के बाद एक सैलरी आपको मिल रही है, उसके लिए आप घर से रोज निकलते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप कहीं भी खुश नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपके काम करने का कोई उद्देश्य है जो पैसों से बड़ा है, या आप उस काम के उद्देश्य से खुद को जोड़ पाए हैं जहां भी आप काम कर रहे हैं, और उस काम को अपना बना पाए, तो डेफिनेटली आप खुश रहेंगे। हम सब किसी ना किसी के अंडर हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई स्वतंत्र हो कि एकदम
हाँ, राजशाही में काम कर रहा है भाई, भगवान के तो अंडर है, एक लॉ है उसके अंडर है, एक संविधान है उसके अंडर है। तो कोई भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो मालिक ही हो गया। भाई मालिक तो ऊपर में एक बैठा हुआ है, तो सब अंडर में कहीं ना कहीं। चलिए शशि जी, लोग बहुत सारा काम करते हैं, कहते हैं बहुत काम करो लेकिन आराम करो। हाँ। आप कहते हैं आराम को बिल्कुल छोड़ दो। फिर लोग कहते हैं टेंशन मत लो, टेंशन से दूर रहो। आप कहते हैं टेंशन पाल लो। मतलब ये क्या लॉजिक है? आप बोलेंगे ना कि आराम करो, अच्छा किसी को ये बोलने की जरूरत है कि आराम करो? आप खुद सोचिए, वो तो पहले से आराम कर रहा है, 12 घंटे सो रहा है, 14 घंटे सो रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा कोई। अच्छा, जो इंसान बिजनेस कर रहा है आप उससे पूछिए, क्या वो बिजनेस में भी 100% दे पा रहा है अपना? जॉब तो छोड़ दीजिए, चलिए जॉब में तो हम उम्मीद भी नहीं करते, वो तो उतना ही करेगा जितने में उसकी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए और उसकी नौकरी ना जाए अगले महीने। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा टाइप। लेकिन मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं। आप बिजनेसमैन से पूछिए, अकेले में पूछिए, एकांत में पूछिए कि क्या पिछले 1 साल में आपने अपने बिजनेस में जान डाल दिया है, झोंक दिया है, 100% दे दिया है? मैं कह रहा हूं बहुत रेयर में कोई आपको मिलेगा जो ये कह पाए कि हमने 100% अपना लगा दिया। बिजनेस में नहीं लगा पा, तो आराम करो ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। आराम ना करो ये कहने के बाद भी दुनिया आराम ही कर रही है, ऐसा नहीं कि वो फिर भी जान लगा के रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके सपने बड़े होंगे तो वो आपको आराम करने नहीं देंगे एक्चुअली। देखिए आराम वो कर रहा है ना जो मंजिल पे पहुंच गया। आपको दिल्ली जाना हो, आपको कहीं पहुंचना हो, आपको अमेरिका पहुंचना है, आप अमेरिका पहुंच गए, अब आप आराम कर सकते हैं क्योंकि आपको पहुंचना ही वहां था। तो जो पहुंच गया है कम से कम उसके हिस्से की जो भी आराम है वो समझ में भी आता है कि उसके हिस्से में एक आराम है, ठीक है। लेकिन क्या आप सच में पहुंच गए? तो जिसके सपने मर चुके हैं, जिसके सपने समाप्त हो चुके हैं, वो आराम करने का अधिकारी है। लेकिन जिसके सपने अभी भी बाकी हैं और जिसके पास अभी भी बड़े सपने हैं, तो वो सपने ही उसको आराम नहीं करने देंगे, वो बेचैन मिलेगा आपको। और टेंशन का मतलब है कि जिस इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है वो खुद एक प्रॉब्लम। ये आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका क्या मतलब है? आप अपनी औकात के अंदर का काम कर रहे हैं। If you're not facing any problem, it completely proves that you are doing everything below your potential. संघर्ष मतलब आप जिंदा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप देखिए मुर्दे आदमी का तो कोई संघर्ष ही नहीं। हाँ, उसके लिए तो पूरी दुनिया राह छोड़ देती है। लोग हाँ साइड हो जाते हैं, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, डेड बॉडी आ रही है, सब रास्ता देंगे आपको। आप जिंदा हैं तो आपको लड़के आगे निकलना होगा, आपको संघर्ष करना होगा, आपके लिए रास्ता बनाया नहीं जाएगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो टेंशन ज़रूरी है। और टेंशन का मतलब है कि एक पॉजिटिव टेंशन, एक हर रोज़ आपका खुद से कॉम्पिटिशन हो कि आप खुद से कॉम्पिटिशन करें कि आप पहले से बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कल आपने जो किया उससे बेहतर आपका ये आज था या नहीं था। और अगर नहीं था तो आप सिर्फ जी रहे हैं, ऐसे ही जी रहे हैं, जीने का कोई खास उद्देश्य नहीं है आपके पास। तो टेंशन भी मुझे लगता है प्रॉब्लम्स, आप देखिए खुदा प्रॉब्लम किसको देता है? जिसको वो पसंद करेगा। हर इंसान की ज़िंदगी में तो प्रॉब्लम भी नहीं आ सकते। मुझे लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी मुझे आपको देना है तो मुझे आपको देखना पड़ेगा ना। अगर मुझे आपको मारना है तो कम से कम निशाना लगाने के लिए सही देखना तो पड़ेगा। कहते हैं जितना मादा होता है इंसान में उसी हिसाब से उस लेवल की प्रॉब्लम मिलती है उसको। और या तो ऐसा बोल लीजिए कि जिस लेवल की प्रॉब्लम है उतनी आपकी औकात है। अगर 5 साल पहले आपको 500 रुपए की प्रॉब्लम होती थी और आज भी 500 की आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी औकात क्या? कुछ भी नहीं बढ़ी रहेगा। अगर किसी इंसान की औकात का पता लगाना है तो उसकी प्रॉब्लम पूछ लीजिए। जिस इंसान की प्रॉब्लम 100 करोड़ की है वो बड़ा आदमी होगा, और जिसकी 5,000, 10,000, 5 लाख की है वो छोटा आदमी है। सिंपल बात है। तो जब प्रॉब्लम बढ़े तो इंसान को रोना नहीं चाहिए, खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर वो प्रॉब्लम बढ़ा रहा है तो आपकी औकात भी बढ़ा रहा है। वैसे आजकल कोई किसी को चैलेंज करता है तो सबसे पहले यही कहता है औकात में रहो, औकात। और आप कहते हैं औकात से बाहर आ जाओ, तो इसमें रिस्क नहीं है? देखिए औकात में अगर दुनिया के लोग अगर औकात में रह जाते तो फिर इस दुनिया में कुछ भी बड़ा हो ही नहीं पाता। गांधी जी अपनी औकात में रह जाते, अगर वो नौजवान आदमी जिसको ट्रेन से उठा के फेंक दिया गया, हाँ, जिसके पास टिकट थी और फिर भी फेंक दिया गया, अगर वो अपनी औकात में ही रह जाता वो आदमी, तो फिर आपके पास मोहनदास करमचंद, महात्मा गांधी नहीं हो पाते, फिर आपके पास भगत सिंह नहीं होते, फिर आपके पास चंद्रशेखर आज़ाद नहीं होते। औकात में रह जाने का मतलब है कि अपने अंदर के किसी खूबसूरत इंसान का कत्ल कर देना। हर इंसान के अंदर एक कमाल का इंसान है, हर इंसान के अंदर, चाहे वो साधारण इंसान क्यों ना, जिसको ऐसा लगता है कि मैं तो बड़ा साधारण हूँ, मैं तो चाय बनाता हूँ, मैं तो चपरासी हूँ,
मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, मैं तो 4th ग्रेड में हूं, मैं तो क्लर्क हूं। मैं कह रहा हूं उसके अंदर भी एक शानदार इंसान है, एक कमाल का इंसान है, लेकिन उस इंसान को अच्छा, आप देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि छोटे सपने देखना अपराध है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि छोटा लक्ष्य अपराध है। उन्होंने कहा छोटा लक्ष्य अपराध है। आप सोचिए, वो ये नहीं कह रहे कि छोटा लक्ष्य मिस्टेक है, गलती नहीं कह रहे, वो कह रहे अपराध है। मिस्टेक और क्राइम अंतर है। गलती क्षम्य हो सकती है, अपराध की तो सजा होती है। बिल्कुल। तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसा शख्स कह रहा है कि छोटा लक्ष्य अपराध है। क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर आप छोटा लक्ष्य बनाएंगे तो अपने अंदर के बड़े आदमी का आप कत्ल कर देंगे, और कत्ल करना बिल्कुल एक अपराध है। इसलिए मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने अंदर के जो एक कमाल का इंसान है, उसको बाहर निकालने के लिए औकात से बाहर आना चाहिए, औकात के अंदर नहीं रहना चाहिए। सोचो तो बड़ा सोचो। हाँ। नहीं तो सोच भी छोटी कर ली तो क्या फायदा। क्या फायदा। हाँ। So true. चलिए शशीश जी, वैसे आपने भी जिंदगी में खूब स्ट्रगल किया है, और अब सफलता भी हासिल करी है, और आप जमकर पैसे भी कमा रहे हैं। तो जरा ये बताइए, आप निवेश का सबसे बेहतर जरिया किसे मानते हैं? रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट, शेयर मार्केट, या फिर सोना चांदी? देखिए, निवेश तो बहुत मुझे लगता है काफ़ी लेट हम लोग समझ पाए। माँ बाप कई बार कहते थे कि भाई सेव भी किया करो, तो कई बार माँ बाप की बातें समझ में नहीं आती। आई थिंक माँ बाप के सेविंग्स का नजरिया जो था वो फिक्स डिपॉजिट तक था। हाँ, या वैसे ही LIC रहता है। पॉलिसी ले ली, लेकिन कम से कम वो भी तो नहीं किया हमने, राइट। मुझे लगता है कि जो बच्चे देख रहे हैं, जिनकी उम्र अगर 20 साल है या कुछ है, या 16 से है या 18 है, मतलब वो सेविंग भी बहुत काम आती है बाद में, लेकिन ये समझ में आते आते आप 30 साल पार कर चुके होते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, रियल एस्टेट तो मुझे इस देश का सबसे सुरक्षित निवेश लगता है। कि अगर आप बिल्कुल एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर, खासकर ज़मीनें आप ले लें, तो अगर आप ज़मीन ले लेंगे तो वो आपको अच्छा रिटर्न देती है। बाकी फिक्स डिपॉजिट, अगर आप कुछ खास रिस्क ही नहीं लेना चाहते, आराम से चलना चाहते हैं, फिर तो सही है। और शेयर मार्केट में तभी आप इन्वेस्ट करें जब आपके पास जानकारी हो। इस चैनल को देखें। जानकारी हो और एक्सपर्ट की सलाह हो, और वो भी प्रॉपर सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एनालिस्ट के जरिए ही एडवाइस लीजिए। उसके बाद भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर राय लें। चलिए शशीश जी, नौकरी या बिजनेस, रिस्क किसमें ज्यादा है? मुझे लगता है कि दोनों ही रिस्की है, और नौकरी से कहीं ज्यादा रिस्की बिजनेस है। क्योंकि बिजनेस में जब आप फेल होंगे तो आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, सारी जवाबदेही आपकी होगी, और आपको बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। तो जितने भी आज स्टार्टअप ऑनर्स हैं, जितने भी स्टार्टअप स्टोरीज हैं, तो हम लोग सिर्फ सफलता की कहानियां पढ़ते हैं। एक्चुअली हम लोग असफलताओं की कहानियां नहीं पढ़ते हैं, या उन पे कोई किताबें खास कर नहीं छपती हैं, वरना बहुत दर्दनाक भी होती हैं कहानियां। नहीं, और असफलता की कहानी भी हम उन्हीं की पढ़ते हैं जिन्हें बाद में सफलता मिल गई। हाँ, एग्जैक्टली। तो बिजनेस ज़्यादा रिस्की है, इसमें कोई शक नहीं है, बट रिवॉर्ड भी तो बड़ा है ना। तो जहाँ रिस्क बड़ा होगा वहाँ रिवॉर्ड बड़ा होगा, जहाँ रिस्क छोटा है वहाँ रिवॉर्ड भी छोटा है। अब जॉब में रिस्क कम है थोड़ा सा, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी बहुत छोटा है। देखा जाए तो वहाँ भी रिस्क है, कॉम्पिटिशन वहाँ भी है। आपसे कोई बेहतर आएगा, आपको रिप्लेस करके जाएगा। अभी AI का ये पूरा ज़माना है, कितने जॉब आगे 5 साल में बचेंगे, ये तो देखने वाली बात हो। तो कोविड में कितने लोगों की जॉब गई, वो अलग एक कहानी है। लेकिन फिर भी जॉब से ज़्यादा रिस्की तो बिजनेस है। वैसे शशि जी, आप बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स के साथ बड़े ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, तो ये बताइए कि बिजनेस की बाधाओं को पार करने में मोटिवेशन का क्या रोल है? अब देखिए ना, जब हम लोग ये कहते हैं कि बिजनेस में ज़्यादा रिस्क है, तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी बिजनेस में इंसान को सफल होना है तो उसका माइंडसेट कितना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट होता नहीं। अच्छा, 90% बिजनेस पहले कुछ वर्षों में प्रॉफिट ही नहीं बना पाते, वो तो लॉस में होते हैं। अच्छा, उस लॉस में रहने के बावजूद किसी काम को कंटिन्यू करने के लिए कितना मोटिवेशन चाहिए होगा, क्योंकि अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर मोटिवेशन का मतलब है इवन इन बैड सिचुएशन, इवन इन वर्स्ट सिचुएशन, आप कुछ अच्छा होप कर पा रहे हैं, आप कुछ अच्छा देख पा रहे हैं, अभी भी आपकी उम्मीद जिंदा है। तो बिजनेस के अंदर माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो लॉस से गुजरते ही गुजरते हैं। कई बार उनकी टीम बढ़िया काम नहीं करती, टीम छोड़ के चली जाती है, तो ये एक पूरा स्ट्रेस भी बहुत अधिक होता है उनके ऊपर। तो अगर उनके पास वो जो मेंटल स्ट्रेंथ की बात हम लोग कर रहे थे वो नहीं है, और वो मोटिवेशन से ही आती है,
अगर उनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, आप देखिए 1914 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री में, लेबोरेटरी में आग लग गई, बड़ी भयंकर आग लगी थी 1914 में। तो जब आग लगी तो आग की लपटें बहुत ऊंची थी, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि चार्ल्स जाओ अपनी मम्मी को बुला के लेके आओ, क्योंकि उन्होंने जीवन में इतना शानदार आग कभी नहीं देखा होगा। तो उनका जो बेटा था वो भागा कि क्या 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 मतलब पूरी लैब जल रही है, हम हमारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत यहाँ जल रही है, और यह आदमी कह रहा है कि मम्मी को बुला के लेके आओ। हाँ, उन्होंने इतना शानदार कभी आग नहीं देखा होगा। और थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा पत्रकारों को कि भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी सारी गलतियां जल गईं और अब मुझे दोबारा शुरू करने का मौका मिल रहा है, और कल सुबह से मैं फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहा हूं। एंड थैंक्स गॉड कि आपने मेरी सारी गलतियां जला दी, इसमें तो गलतियां ही थी। अच्छा, तब उनकी उम्र 67 थी। तो 67 साल की उम्र में एक आदमी कितना मोटिवेटेड होगा, कितना पॉजिटिव माइंड होगा उसका, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कि आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत जल जाए। आपका लैब जल रहा है, सारी चीज़ें आपकी थी उसमें, और फिर भी आप इतने पॉजिटिव हैं। तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट तब हो जाता है जब आपकी ज़िंदगी में आपका वक्त बढ़िया नहीं चल रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब मोटिवेशन नहीं चाहिए, तब तो आप मोटिवेटेड ही तब तो है घूमते ही रहते हैं। लेकिन जब, और बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स ये तो होते रहेंगे, बाजार में अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है बिजनेसमैन के लिए। शशि जी, आप एक बिजनेस कोच हैं, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोई तो एक ऐसा शख्स होगा जिसने आपको मोटिवेट किया होगा। मेरा काम मुझे बहुत मोटिवेट करता है। फिर माय फादर हैज़ बीन माय वन ऑफ द इंस्पिरेशंस। मेरे माँ बाप दोनों ही हमेशा से, मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही, कि उन्होंने बड़ा फेथ किया मुझ पे। अच्छा देखिए, जब कोई एक इंसान भी आप पे विश्वास करता है ना, तो आप दुनिया जीतने की शक्ति रखते हैं। बिल्कुल। कोई एक इंसान भी, अगर कोई एक इंसान सच में आप में विश्वास कर रहा है, आपकी क्षमताओं में, तो आपका मनोबल बहुत बढ़ जाता है। तो मेरे परिवार ने वो काम हमेशा से मेरे लिए किया है, और बाकी इस दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं, जहाँ से भी मैं सीख सकता हूँ उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। और ख़ासकर जो लोगों के कमेंट्स होते हैं, जो लोगों के फीडबैक होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। जब कोई बोलता है कि सर आपकी वीडियो देखी, मैं यहाँ से निकल गया, या इस सिचुएशन से निकला, या आपकी वीडियो देख देख के मैंने ये बना लिया। अभी हाल फिलहाल में मैंने लोगों से थोड़ा सा मांगा था वीडियो, कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आया तो आप वीडियो बना के भेजें जी। उसमें 2 वीडियो की मैं आपसे बात बता रहा हूँ। एक वीडियो थी कि एक बच्चा था जो MP का था, तो वो किसी लड़की से मोहब्बत करता था, वो लड़की मुकर गई, और पूरा एक पंचायत बैठा। उस बच्चे को बड़ा बुरा लगा, वो भाग के आ गया गुजरात, मतलब छोड़ दिया मध्य प्रदेश, इधर आके वो चला गया क्लिनिकल डिप्रेशन में, सुसाइडल टेंडेंसीज आने लगी, थॉट्स आने लगे। वो चला गया फाइनली रेल की पटरी पे। फाइनल वो कह रहा है, मैं, वो वीडियो मेरे पास, कहा कि फाइनली मैं पटरी पे था सर, और मैं वेट कर रहा था। लास्ट मोमेंट में मैंने अपनी मोबाइल को निकाला और इंस्टा खोला, आपकी एक रील आ गई। कहा उसके बाद से मैंने वही पटरी पे 2-4 और रील देखी, और मैं सर वहाँ से बाहर निकल गया कि नहीं, मुझे कुछ करने का है। ये है मेरे पास वीडियो, आई हैव गॉट दैट वीडियो। फिर एक वीडियो आई, उसने दिखाया कि सर मैं ना वो रोड पे सब्जी बेचता था, ऐसे करके उन्होंने बनाया कि मैं सब्जी बेचता था। और आपकी वीडियो देखते देखते फिर उन्होंने मुझे अपना पूरा दुकान एक दिखाया, तो बड़ा सा प्लास्टिक का, बहुत सारे प्लास्टिक के आइटम, और बड़ा सा दुकान उन्होंने खोला। कहा कि मैंने ये आपकी वीडियो देख देख के, तो ये जो यहाँ से जो मिलती है ऊर्जा, वो कमाल की है, उसको मैं बता भी नहीं सकता। तो लगता है कि नहीं, आपको काम करना है, कौन कहाँ देख रहा है आपको, किसकी ज़िंदगी में एक छोटा सा भी चेंज आ रहा है, तो वो सबसे बड़ी प्रेरणा है। माय गॉड, ये तो मेरे ख्याल से आई थिंक आज के दौर में अगर हम कहें, ये सबसे अच्छा एक आपके लिए जो आप ये काम कर रहे हैं, उसके बाद ऐसे चेंजेस देखना, ये क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशंस हैं सारे, स्पेशली यंगर जनरेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन तो बहुत, हाँ। लेकिन आपके उसके लिए मैं कहूंगी कि उनके लिए मोबाइल देखना ज्यादा सही रहा। हम लोग बोला कि मैं लास्ट टाइम खोल रहा मतलब मोबाइल की आदत उसके लिए कितनी, यस दिस इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग, आई मस्ट से। पर शशि जी, अब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, और अब इसके आगे मतलब ये जो सक्सेस है, ये जो आप आज की डेट में सफलता, ड्यू टू गॉड्स ग्रेस, आप इसको आज फील कर रहे हैं, तो आगे अब जाना कहाँ है? टाटा अंबानी बनना है,
अंपायर खड़ा करना है, कौन सी ऐसी आंख बाकी है? मुझे ऐसा, देखिए जब मैं चला था अपने गांव से तो मैं एक सरकारी नौकरी के लिए चला था। तब हमें नहीं पता था कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है, कोई कॉर्पोरेट ट्रेडर होता है, कोई बिजनेस कोच होते हैं। हम तो एक बाढ़ प्रभावित गांव से आगे निकले थे और आए थे पटना के अंदर की एक सरकारी नौकरी ले लेंगे। तो एयरफोर्स के लिए, डिफेंस में जाने के लिए दौड़ते थे। तो ज़िंदगी ने धीरे धीरे रास्ता दिखाया और यहाँ तक लेके आई। मतलब हमने चुना नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ये ज़िंदगी चुनी है, मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी ने मुझे चुना है। अच्छा। इस जगह के लिए। तो ऐसा सोच समझ के कुछ गोल बना के मैं यहाँ तक नहीं आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि देश को जहाँ भी मेरी ज़्यादा ज़रूरत होगी, इस समाज को जहाँ भी मेरी ज़्यादा ज़रूरत होगी, और अगर मैं उस सांचे में खुद को फिट देखूँगा तो फिर मैं वो करने लगूँगा। ये ज़रूरी नहीं कि मैं यही करता रहूँ, ये मेरे लिए कहना बड़ा टफ है। तो हो सकता है कि अगर आगे लाइफ को कहीं और लेके जा, और मैं डेस्टिनी में यहाँ विश्वास करता हूँ कि ज़िंदगी को जहाँ आपको लेके जाना वो लेके जाती है, और आपको बस इतना देखना होता है कि वर्तमान में जो कुछ भी ज़िंदगी ने आपको दिया है, क्या आप वहाँ ईमानदार हैं। आज मेरा ये काम है, लेकिन ये काम आज है, मैं यही काम करते हुए यहाँ नहीं आया हूँ। मैंने कितने पापड़ बेले हैं, कितने काम किए हैं, रोड पे भटका हूँ, सेल्स किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, और यहाँ करते करते यहाँ आ गया। लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल मतलब बिना किसी डाउट के बोल सकता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया है पूरी ईमानदारी से किया है। चाहे मैं रोड पे खड़े होके किसी को कुछ सेल कर रहा था तो भी मैं ईमानदार था, और मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ तो भी मैं ईमानदार हूँ। तो मैंने कभी बेईमानी नहीं की है। 100% लगाना मुझे आता है, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि बेटा सिर्फ 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जीवन में आगे जाने के लिए, एक मेहनत और दूसरा ईमानदारी। कि खूब मेहनत करना, क्योंकि वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई, खूब मेहनत करना, कभी भी 99% मेहनत, 100% मेहनत करना, और थोड़े पैसे कम कमाना लेकिन ईमानदार रहना। सो रिमेन ऑनेस्ट। ये 2 चीज़ें हमें विरासत से मिली। चलिए, बहुत ही खूबसूरत विरासत है। थैंक यू सो मच। बिहार को लोग अक्सर बैकवर्ड कहते हैं, ये कहकर जज करते हैं बेसिकली। तो बिहार के एक छोटे से कस्बे से एक इंग्लिश टीचर के मन में ये ख्याल कैसे आया कि यूट्यूब चैनल शुरू करना है, और वो भी मोटिवेशनल चैनल? मतलब इस सब के पीछे की कहानी क्या है? मैं तो भागलपुर में था, मुझे लगता है 2017-18 की ये बात है। मैं भागलपुर में था, तब मैं पढ़ा रहा था, और इंग्लिश पढ़ाने के दौरान ही मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो अपनी टीम के लोग हैं, कोर, वो थोड़ा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि यार बस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इतना ही है। तो फिर मुझे वहाँ पे अंकित से मेरी मुलाकात हुई। मेरे एक स्टूडेंट के छोटे भाई थे, उनको यूट्यूब बनाने आता था, ये सब आता था, टेक्नोलॉजी। तो मुझे ऐसा लगा कि लेट्स क्रिएट अ चैनल, और वहाँ हमने चैनल शुरू किया। और मुझे लगता है कि थोड़े ब्लेस्ड रहे हम लोग। 3 महीने के अंदर हमारे पास 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। वाह। तो मेरे पास उस समय तक सेल्स की, लीडरशिप की, टीम वर्क की, इन सब चीज़ों का अच्छा खासा नॉलेज था। 5 साल का मेरे पास अनुभव था जो मैंने काम किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपनी फिलॉसफी, मेरे पास जो भी नॉलेज है वो शेयर करूंगा तो लोगों को डेफिनेटली उससे फ़ायदा होगा। और ये सच निकला, क्योंकि 3 महीने में हमारे पास 100 के सब्सक्राइबर्स थे। और फिर वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आई। यूट्यूब हम लोग के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि फिर काम आने लगे। तब भी मैं ट्रेनिंग करता था, कहीं कहीं पढ़ाते वक्त भी किसी ने बुला लिया, कोई जानता था कंपनी वाला या टीम वाला कि सर आके 1 घंटे की ट्रेनिंग दे दो, तो मैं ये काम कर रहा था। लेकिन काम हमारे पास बहुत कम थे। ओके। लेकिन जैसे ही यूट्यूब पे हम लोग की व्यूज़ बढ़ी, हमारे पास काम आने लगे। तो जब शुरू किया था यूट्यूब, तब कुछ भी नहीं था हमारे पास। एक अच्छा माइक नहीं था, एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं था, कैमरा तो था ही नहीं, DSLR। तो वॉइस ओवर वीडियो बना बना के हम लोगों ने शुरुआत की थी। अच्छा। हाँ, 1 लाख सब्सक्राइबर तक तो सिर्फ वॉइस ओवर वीडियोस थे। शशि जी, एक बहुत मज़ेदार किस्सा है। जब आपने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जो वैसे ये किस्सा मैंने आपको अभी तक कहीं शेयर करते हुए सुना नहीं है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि आपकी बस आवाज़ सुनने को मिलती थी, चेहरा देखने को नहीं मिलता था, कैमरा ही नहीं था हमारे पास। तो जिस दिन पहली बार चेहरा दिखाया तो दर्शकों का क्या रिएक्शन था? उस दिन एकदम ऐसा लगा कि जिंदगी में दिवाली आ गई है। अभी तो आने वाली भी है। तो दर्शकों का ये रिएक्शन था कि सर आप जो काम कर रहे थे वही करो, आपका चेहरा बढ़िया नहीं है। तो उन लोगों ने अच्छा? हाँ, बहुत सारे कमेंट्स आए। चूंकि पहले तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ। तो हमने लोगों पे विश्वास कर लिया कि भाई सच में हमारा चेहरा देखना चाहते हैं। तो फिर हम लोगों ने बड़ा जुगाड़ करके एक कैमरा खरीदा, DSLR, वीडियो बना के डाला,
और काफ़ी एक्साइटेड थे हम लोग कि आप आज क्या कमेंट्स आएंगे, पहली बार चेहरा गया आपका, 1 लाख का परिवार है आपका, सब्सक्राइबर है, और वो खुद ही डिमांड कर रहे थे कि चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ। तो जैसे ही चेहरा दिखा तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर जो कर रहे थे वही करो, आपका चेहरा बढ़िया नहीं, आप वॉइस ओवर करो, चेहरा बढ़िया नहीं। ऐसा कैसे? हाँ, बहुत सारे कमेंट्स आए और फिर हमारे पास अब 2 ऑप्शन थे, या तो हम लोग उनकी बात माने और या तो अपने चेहरे से अपनी मोहब्बत बरकरार रखे और आगे बढ़े। हाँ। हमने दूसरा वाला चुना और आज इसी चेहरे को लगभग 10 करोड़ लोग हर महीने देख लेते हैं। तो पहले से अब में बदलाव लाए क्या आप? मुझे लगता है फिर मैं, अच्छा मुझे लगता है एक लॉ है, अच्छा, द लॉ ऑफ अनइंटेंशनल ग्रोथ। ओके। मतलब इंटेंशनल नहीं है ये, आप सोच समझ के ग्रोथ, मतलब भी ग्रोथ नहीं कर रहे या ग्रो करने के लिए काम नहीं कर रहे, आप बस काम कर रहे हैं और इस प्रोसेस में आप ग्रो कर रहे हैं। अच्छा। तो चेहरा बदला, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने जानबूझ के बदला या इसके लिए काम किया, लाइक हम काम करते गए और चेंज अपने आप आते गया। तो मुझे लगता है कि ये एक अनइंटेंशनल ग्रोथ होता है और शायद सबके साथ होता है जो भी लोग काम करते हैं। हाँ, वक्त के साथ बदलाव, और क्योंकि स्क्रीन पर आप आ रहे थे तो चेंजेस, इसलिए धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अब नोटिस करते हैं हम लोग, तो लगता है कि नहीं वो लोग ठीक बोलते थे। चलिए। तो वही सबको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे शशि जी के। होंगे। अब मेरा तो एक TEDx टॉक आया, उसमें तो हमने दिखाया भी है पहले के चेहरे। अच्छा। पहले कैसे हम लोग दिखते थे वो दिखाया शुरुआत में, शुरुआती वीडियोस में। फिर अभी का कंपैरिजन दिखाया। एक मेरी अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी होस्ट है, उसने कहा कि अब प्लास्टिक सर्जरी कराया क्या शशि तुमने? मैं कहा नहीं यार ऐसा उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्लास्टिक सर्जरी लगता है, इतना चेंज कैसे आ गया। अच्छा, आप सोचिए कि हमने इस चेंज के लिए काम ही नहीं किया। अब ये बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा। कि आप इस चेंज के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, आप तो सिर्फ काम कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जिससे आपको मोहब्बत है, और उसका ये बाई प्रोडक्ट है कि आपके अंदर खूबसूरत बदलाव आ रहे हैं, जबकि आप उसको चाह के कर भी नहीं रहे, आप उसके लिए कर भी नहीं रहे। तो मुझे तो यही लगता है कि ये जिंदगी का एक मंत्र है कि आप अपने काम को खूब शिद्दत से कीजिए, वो काम आपको बदल देगा, बेहतर बना देगा, खूबसूरत बना देगा। I think the best glow that comes on you is the glow of confidence. So true. मुझे नहीं लगता कि कॉन्फिडेंस से कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल है इस पूरी दुनिया में। The one who is confident is beautiful. इस मुकाम को वैसे हासिल करने के बाद मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि सफलता और सुकून क्या एक दूसरे के सिनोनिम है, या ये दोनों कभी साथ मिल नहीं सकते? बहुत टफ है, देखिए, क्योंकि यहाँ फिर सफलता किसके लिए क्या है, दैट इज़ वेरी बिग क्वेश्चन। कि आपके लिए सफलता क्या है, मेरे लिए सफलता क्या है, सबके लिए सफलता की डेफिनेशन अलग अलग होगी। और अगर किसी के लिए सफलता सिर्फ पैसा है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, फिर तो सुकून नाम की कोई चीज़ उसकी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये तो एक अंतहीन यात्रा हो गई, फिर एक एंडलेस रेस है। फिर आप कितना दौड़ेंगे, कितना भागेंगे। अगर आपके लिए सफल होने का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी से आपके अंदर जो भी क्षमता है, जो भी प्रतिभा है, उससे और भी लोगों का जीवन बेहतर हो, खूबसूरत हो, तो आपके पास सफलता भी होगी और सुकून भी होगा। क्योंकि जब आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसेंगे तो कोई ना कोई आपसे तो ज़्यादा अमीर मिलेगा ही, किसी ना किसी के पास आपसे बड़ी कार होगी, किसी ना किसी के पास आपसे बड़ा बंगला होगा, कोई ना कोई आपसे ज़्यादा भी फेम वाला होगा, नेम वाला होगा। तो अगर आपको लगता है वही सफलता है, फिर तो आप फंसते चले जाएंगे। मैं व्यूज़, इन सब चीज़ों को सफलता नहीं मानता। मेरे लिए सफलता का मतलब है कि मेरे रहने से अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी में भी पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं तो माई लाइफ इज़ सक्सेसफुल, राइट। तो मेरा जीवन सफल है। व्यूज़ तो ट्रैप भी हो सकते हैं ना, इतने सारे व्यूज़, ये कल जा भी तो सकते हैं ना आपसे, लेकिन आप कैसे जाएंगे आपसे? व्यूज़ तो जा सकते हैं, शायद कोई आपका चैनल ही लेके उड़ जाए, शायद कुछ हो जाए, या व्यूज़ आने कल से बंद हो जाए। और अगर आप व्यूज़ को ही सफलता मानते थे तब तो आप निराशा में चले जाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे, आप सुसाइड कर लेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत क्षणिक हैं और ये आपको बस दी गई हैं। आप इसका सदुपयोग कर लें और कल आपसे ली भी जा सकती हैं, लेकिन आप तो हैं अपने पास। तो जो इंसान खुद के पास है और उसको अपनी कीमत पता है, तो वो कई लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। दैट इज़ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। यानी कि अगर आप में खुद में क्षमता है तो कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, रीस्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया ही बदल दें,
अगल बगल की दुनिया बदल लें, हम सब की एक दुनिया है, उस दुनिया को भी हम बदल लें तो हम सफल हैं। पूरी दुनिया ना बदले, कोई सिकंदर बनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो 4 बच्चे जो आपके मोहल्ले में हैं और जो गरीब हैं, या 4 बच्चे जो आपको सड़क किनारे देखते हैं और जो गरीब हैं, उनके लिए आप एक किताब, कॉपी और पेन खरीद सकती हैं, 2 मिनट बात कर सकती हैं, आप सफल हैं बाबा। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। शशि जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, उनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि भैया ये गरीबी दूर क्यों नहीं होती है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हर अमीर आदमी कभी ना कभी गरीब था, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, बिल गेट्स हो, सब लोग कभी ना कभी गरीब थे। तो जो गरीब है उसके पास एक संभावना तो बिल्कुल है कि वो अमीर बन सकता है। सवाल जहाँ तक बहुत मेहनत करने के बाद भी गरीब रहने का है, इसका मतलब है कि या तो उसे जो काम मिला है वो उसका एक्सपर्ट नहीं बन पाया अभी तक, या तो उसके पास मास्टरी नहीं है कि जो वो काम कर रहा है वो बाकियों से अलग कैसे है, ये अभी तक ये बाजार को दिखा नहीं पाया कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं बाकियों से कैसे बेहतर हूँ या बाकियों से अलग कैसे हूँ कम से कम। या तो उसके पास मास्टरी नहीं है, कुछ यूएसपी नहीं है उसके पास, और या तो वो गलत ट्रैक पे काम कर रहा है। अब मजदूर बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो वहां कर रहा है जहां संभावना ही नहीं है। आप एक क्लर्क हैं और आप कह रहे हैं मैं तो बहुत ही मेहनत कर रहा हूं, बट भाई क्लर्क की एक सैलरी है, एक संभावना, एक लिमिट है उसकी। अब एक क्लर्क सोचने लगे मैं 100 करोड़ का आदमी बन जाऊं तो स्कैम तो करेगा ना, तभी तो स्कैम होते हैं फिर। एक सरकारी अधिकारी और उसको लग रहा है कि मैं तो 100 करोड़ का आदमी बनूंगा, और मान के चलिए वो एक बड़े स्तर का सरकारी अधिकारी है, वो बड़ा स्कैम कर देगा। तो आपको ये समझना होगा कि या तो आपके पास मास्टरी नहीं है जो काम आप कर रहे हैं। देखिए पैसा कब आता है, ये बाजार आपको तब पैसा देती है जब आप इस बाजार में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। वैल्यू ऐड कर, तो जब आप वैल्यू कब ऐड करेंगे, अगर सब वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं तो आप कोई एक्स्ट्रा वैल्यू तो ऐड नहीं कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा पैसा कभी नहीं मिलेगा। तो अपने आप से एक सवाल करना होता है कि मैं अलग कैसे हूं, मैं बाकियों से कुछ बेहतर कैसे कर रहा हूं। तो बाजार आपको पैसा देगी, और वैल्यू एडिशन जैसे ही आपका बढ़ेगा पैसा भी बढ़ने लगता है। और दूसरी चीज की कई बार ट्रैक हमारा सही होता, वहां पे खुद ही संभावना नहीं है, हम लगे पड़े हुए हैं, तो फिर तो पैसा आएगा नहीं, तो कई बार ट्रैक बदलना पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज एक बात सबको समझनी चाहिए कि ये ब्रह्मांड कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ये कहना गलत है कि आपने बहुत मेहनत की और आपको रिजल्ट नहीं मिला है, मैं नहीं मानता इस। आप इतना दाना देंगे धरती को तो वो उतना ही थोड़े देती, वो तो इतना देती है ना। इस ब्रह्मांड का एक ही काम है कि वो एक्सपेंशन करती है, वो एक्सपैंड करना जानती है। आप जो भी देंगे ज्यादा लौट आएगी। तो अगर कोई कह रहा है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मुझे नहीं मिला, झूठ बोल रहा है। अच्छा, उसको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि क्या सच में उसने मेहनत की है। ये ब्रह्मांड आपका कर्ज नहीं रख सकती। इस ब्रह्मांड के पास बहुत कुछ है, वो लौटाएगी। अगर मैंने मेहनत की है, अगर मैंने पसीना बहाया है, अगर मैंने जान लगाई है, इस यूनिवर्स को मुझे देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज नहीं तो 10 साल बाद। ये नहीं हो सकता मुझे मिले ही ना। भाई 52 साल में ही सही आदमी राष्ट्रपति तो बन ही जाता है ना जिसने मेहनत की हो। 41 साल में ही सही प्रवीण तांबे जैसा इंसान पैदा तो होता है ना। 20 साल की मेहनत की, तब जाके 41वें साल में किसी इंसान को रणजी मिला, आईपीएल मिला, इतना बड़ा फेम मिला, और ऐसी जिंदगी हो गई कि मूवी बन गई। वो प्रवीण तांबे हो गए। पीयूष मिश्रा को देखिए, 20 साल तक यहीं पे मंडी बाजार में लगे रहे, दिल्ली के अंदर नाटक करते रहे। भाई 20 साल के बाद जिंदगी लेके गई ना उनको मुंबई, और कहां पे बैठा दिया पीयूष मिश्रा को, लेजेंड बना दिया। ये कहना गलत है कि आपने बहुत मेहनत की और आपको, ब्रह्मांड आपका कर्ज नहीं रख सकती। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड पे कर्ज चढ़ा रहे हैं, और अगर आपको रिजल्ट, तो ये कर्ज है उसके ऊपर, ये रिटर्न होगा। डोंट वरी, कीप ऑन, आप लगे रहें। ये एफर्ट्स रेजोनेट करते हैं तो सुना है, क्या थॉट्स भी रेजोनेट करते हैं यूनिवर्स से? खूब, क्योंकि एनर्जी है ना थॉट्स। मैं जैसा सोचूंगा मेरी बॉडी लैंग्वेज वैसे बदलने लगेगी ना। अभी मैं किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचूं जो मुझे गाली देता हो या मेरा दुश्मन हो, तो मैं मुस्कुरा नहीं पाऊंगा। मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगेगी, आपकी बॉडी में कुछ अलग एहसास होने लगेगा। किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो आपसे मोहब्बत करता है, आपकी बॉडी का एहसास बदल जाएगा। तो थॉट्स में कितना पावर है। आपके सोचने से आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल रही है, एहसास बदल रहा है, एनर्जी का लेवल बदल रहा है। तो इससे तो ये प्रमाणित होता है कि विचार जितने भी हैं वो बड़े शक्तिशाली हैं, क्योंकि ये ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, आपके अंदर एहसास पैदा कर रहे हैं।
तो बिल्कुल जैसे विचार होंगे वैसे ही चीज़ों को आप आकर्षित कर पाएंगे अपने जीवन में। अब कई लोग रोते हैं, रोए चले जाते हैं, गरीब हैं तो मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा। तो भाई आप बार बार करोगे तो आप वैसी चीज़ों को आकर्षित करोगे। मुझे लगता है कि जैसी ज़िंदगी आपको चाहिए वैसा बोलना शुरू कीजिए, वैसा ही सोचना शुरू कीजिए। वो मत बोलिए, वो मत सोचिए जैसा आपको नहीं चाहिए। अगर आपको बढ़िया ज़िंदगी चाहिए तो उसी के बारे में सोचिए, उसी के बारे में बात कीजिए। और जिन चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं खुद से पूछिए कि मुझे ये चाहिए भी या नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तो उसको स्टॉप कर दीजिए। फिर फालतू तो विचार बहुत शक्तिशाली है, वही तो कर्म पैदा करते हैं। जैसे विचार होंगे वैसा कर्म होगा, जैसा कर्म होगा वैसा रिजल्ट होगा, जैसा रिजल्ट वैसा जीवन आप जी के यहाँ से निकलेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शशि जी, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, अगर ज़्यादा अच्छा बोल देंगे तो नज़र लग जाएगी। लगने दीजिए ना, इतना डरिए मत, राइट। हाँ, उन नज़रों से तो आप पे खुदा की नज़र है, आप पे महादेव की नज़र है, आप क्यों डर रहे हैं? आप अच्छा ही बोलिए। वो जिन लोगों की नज़रों से आप डर रहे हैं वो ऊपर वाले की नज़र से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। आप खूब अच्छा बोलिए, खूब मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। और वैसे तो कितनी नज़रों का ख्याल कीजिएगा। सारे बिहार के युवाओं के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगी DRS इनसाइट्स के सारे दर्शकों के लिए, शशीश जी का DRS एक्सक्लूसिव मोटिवेशनल मैसेज क्या होगा? लगे रहो। बस लगे रहिए, बस चलते रहिए, रुकिए मत। मुझे लगता है ज़िंदगी में रुकना नहीं चाहिए किसी इंसान को। मतलब उसको काम करते रहना चाहिए। ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो एक ही काम पकड़ के मतलब करते रहे। ठीक है, अगर कोई काम मुझसे नहीं हो पा रहा, वो कहीं असफल हो गया, तो आप निराशा में मत जाइए, आप अवसाद में मत जाइए, आप लगे रहिए, आप कुछ ना कुछ करते रहिए। हाँ, अगर आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे आप ज़िंदगी में। ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए, फालतू का टाइम बर्बाद मत कीजिए, कुछ प्रोडक्टिव करते रहिए, कुछ प्रोडक्टिव सीखिए, कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, प्रोडक्टिव लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से मिलिए। सो बी इन मोशन, आप गतिमान रहिए। हाँ, अगर आप गतिमान रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे जीवन में। उदास मत होइए, बैठिए मत ज़्यादा। क्या बात है। वैसे आपके जो वीडियोस होते हैं ना, उसका कंटेंट काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी डीप होता है। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये आप खुद लिखते हैं या फिर दिमाग में ऐसे ही स्पॉन्टेनियस सब कुछ आ जाता है? ज़्यादातर वीडियोस मेरे लाइव सेशंस की हैं, जो सेशंस में जाके कहीं पे लेता हूँ, वहाँ की हैं। तो वहाँ तो सब कुछ ऐसे ही होता है, मतलब वहाँ तो कोई स्क्रिप्ट है नहीं। आप स्टेज पे हैं और मेरे सेशंस लगभग 3 घंटे को होते हैं, 4 घंटे को होते हैं। एक दिन में 8 घंटे का भी मैं सेशन लेता हूँ, 3 दिन के भी मैं सेशन लेता हूँ 8-8 घंटे के, तो 24 घंटे 3 दिन में। तो सेशन में जाने से पहले कोई तैयारी करते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं, मतलब इतनी सारी ज्ञान कहाँ से लाते हैं? उससे पहले तो डेफिनेटली किताबें पढ़ना, फिर नोट्स बनाना, वीडियोस देखना, उनके नोट्स बनाना, तो ये सब तो चलता है। ये सब कुछ बिल्कुल हम लोग करते हैं। और जो अभी हाल फिलहाल में और भी जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, ज़्यादातर मैं स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, मैं ना ऑन द स्पॉट बोलता हूँ। और वो हाँ, और वो ऐसे ही हो जाता है। हाँ, तो मतलब ये रिसर्च है पहले की जो होती है। हाँ, मुझे लगता है कुछ है। सुनते, देखते, लिखते। हाँ, अच्छा, अगर हम सफलता की एक जर्नी को समझ लीजिए एक सड़क मानते हैं, तो कई बार सड़क में गड्ढे भी आते हैं, और ऐसे गहरे गड्ढे जिनसे निकलना आसान नहीं होता है। तो आपकी जर्नी में मैं कहूँ कि सबसे बड़ा ऐसा गड्ढा कौन सा था जिसमें आपकी गाड़ी फंस गई थी और उस बड़ी हिम्मत जुटाकर आपको गाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकाल के वापस सड़क पर दौड़ाने का मौका लगा? देखिए, गड्ढे तो असफलताओं के जो गड्ढे हैं, दरअसल उनमें सफलताओं के हीरे भी छुपे रहते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको और रास्ता देते हैं, कुछ ना कुछ संभावनाएं फिर वहाँ पे पैदा हो जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर हर काम में मैं सफल हो जाता तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। देखिए, असफल होना कितना ज़रूरी है। अगर मैं पढ़ाता ही रहता, उसी में सफल हो जाता, तो फिर मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन पाता, फिर मैं ट्रेनर नहीं बन पाता, बिजनेस कोच नहीं बन पाता। तो मुझे तो लगता है कि असफल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं बड़ी जगह पे पहुंचने के लिए। अब अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो में वो न्यूज़ रीडर नहीं बन पाए। ऑल इंडिया रेडियो ने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है जी, हाँ आवाज़ लायक नहीं है, हाँ न्यूज़ रीडिंग के लायक है नहीं। तो सच में लायक नहीं थी ना, वो आवाज़ कहीं और के लायक, कहीं और के लायक। वो तो करोड़ों में बिकने वाली आवाज़ थी, वो तो कौन बनेगा करोड़पति की आवाज़ थी। हाँ, वो तो नहीं, और वो डायलॉग आज खुश तो बहुत हो, एंड देयर इज अ टिपिकल हाई that goes right। तो वो देवी और सज्जनों वाली पॉपुलैरिटी, छोटे से लेकर पूरा बड़ा आदमी उस आवाज को, आज पूरी दुनिया आज उस आवाज की कायल है। तो सच में वो आवाज वहां के लायक नहीं थी। अगर वहीं वो सफल हो जाते, फिर अगर वो मान लेते हैं नहीं ठीक है आप न्यूज रीडर के लायक है, फिर आपको और इस दुनिया को कैसे अमिताभ बच्चन मिलते, कैसे वो आवाज मिलती। तो मुझे लगता है कि वो जो असफलताओं के गड्ढे हैं,
वहाँ सफलताओं की सुरंगें छुपी हुई हैं। वो आपको एक नया सुरंग में लेके जाती है, वहाँ से एक नया रास्ता खुलता है। आपको आंखें खोल के रखनी है, रोना नहीं है ज़्यादा। असफल होने के बाद ज़्यादा रोइए मत। तो ऐसी असफलताएं लगी, हम कोचिंग चला रहे थे, नहीं चला पाए, बहुत सारी चीज़ें की जो नहीं हो पाया, उस तरीके से नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। तो लेकिन रोए नहीं ज़्यादा, ऐसा नहीं था कि ठीक है, हमें था कि ठीक है ये नहीं हुआ, यानी इससे कुछ बड़ा होगा। एयरफोर्स में मैं गया एग्जामिनेशन देने के लिए, तो फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। सारी चीजें आपको इसी तरफ मोड़ रही थी क्योंकि आपको कुछ और बहुत बड़ा करना था। मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए यही है। सबके लिए है। कम से कम उन लोगों के लिए जरूर है जो रुकते नहीं है, जो चल रहे हैं अपनी जिंदगी में। शशि जी, आप खुद इंग्लिश के प्रोफेसर रह चुके हैं, आप एक टीचर रहे हैं, मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। तो आपकी मैंने एक जो बात सुनी है कि जो हमारे बच्चे आजकल थ्योरी ज़्यादा पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ें जो अपने जीवन में बेसिकली इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो आज की युवाओं में जो फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी, ये कैसी कमी देखते हैं आप? देखिए, आज के, कल के, कभी के भी ले लीजिए, फाइनेंस जो कि पढ़ाया नहीं जाता हमारे करिकुलम में कहीं भी। पैसों की समझ या पैसे को कैसे क्या करना है, क्या नज़रिया होना चाहिए, ये भी नहीं पता हमें। तो कई बार तो इस पूरे देश में पैसा एक गलत चीज़ की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है कि अगर आप ज़्यादा पैसों की बात कर रहे हैं तो आप अच्छे आदमी नहीं हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसों की बात कर रहे हैं, कुछ फ्रॉड हैं आप, कुछ तो गलत काम कर रहे हैं आप, या बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास आ रहे हैं, तो पहला परसेप्शन ये कि कुछ तो आदमी 2 नंबर या 3 नंबर का धंधा कर रहा होगा, हाँ, कुछ सही तो नहीं कर रहा। तो अच्छा, तो ना तो हम पूरे आध्यात्मिक हो पाए, और ना तो हम लोग मेटेरियलिस्टिक ही हो पाए, ना तो हम पैसा ही सही से समझ पाए, और ना तो हम ईश्वर को ही सही से समझ पाए, हम बीच में रह गए। तो पैसा है बहुत अच्छी चीज, लेकिन इसकी समझ स्कूलों में नहीं दी जाती कहीं और। मुझे लगता है कि माँ बाप सबको मिलके बैठ के फाइनेंशियल जो भी उनके पास समझ है वो बच्चों को बताना चाहिए। बच्चों, पहले हम लोग ना वो बैंक रखते थे मिट्टी वाला, उसमें पैसे सेव करते थे, सेविंग्स की वो आदत उससे सिखाई जाती थी। ये सब जरूरी है कि पैसा सेव करना है, पैसा खर्च करना है बच्चों को। कहीं भी खर्च कर रहे हैं आप, लेकिन इसका अफसोस बाद में होता है, अभी नहीं होगा, लेकिन बाद में होता है। जितने भी अमीर लोग हैं वो खर्च बहुत अच्छे से करते हैं, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, पैसों को लेके वो बड़े कॉन्शियस होते हैं। समझ है, राइट। तो शशि जी, ये बताइए कि क्योंकि आप DRS इनसाइट्स पर हैं, तो ये बताइए कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? हाँ, मेरे भैया अगर करते हैं तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए? मेरे भैया एक्चुअली सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं, तो हाँ, तो वो करते रहते हैं। उन्होंने एक बार मुझसे कहा भी कि तू भी सीख ले। हाँ, उन्होंने सीखा, चूंकि वो 5-6 साल से वो लोग लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं होगा। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में निवेश करना सच में फ़ायदेमंद है। आज देखिए, जब हम लोग कहानियां सुनते हैं कि जिसने 1980 में किसी ने टाटा का शेयर लिया था, किसी ने मारुति का शेयर, किसी ने किसी का शेयर लिया था, आज वो इतना अच्छा। ये भी तब होता है ना जब आपके पास वैसे लोग हों। ये संगति की चीज़ है। मुझे लगता है निवेश संगत से आती है, समझ से। संगत, कंपनी, आप 5 लोग के बीच में उठते बैठते हैं, उन 5 में से कोई इन्वेस्ट नहीं करता, तो आप भी नहीं करोगे ना? नहीं करेंगे। हम 5 लोग हैं और कोई एक रियल एस्टेट में कहीं पे जाके जमीन खरीदने वाला है, तो वो 4 और लोग को बताता है कि तू भी ले ले, तू भी ले ले, कि बढ़िया वहाँ प्लॉटिंग हो रही है, वहाँ जाके ले लो, या फिर ये कंपनी मैटर्स। मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट खासकर एक ऐसी चीज है जहां कंपनी सबसे ज्यादा मैटर करती है, कि कैसे लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं। क्योंकि कई बार आदमी को थोड़ी पता होता है कि रियल एस्टेट में ले लेना है या यहाँ इस शेयर को खरीद, कोई होता है बीच में, वो गाइड कर देता है। अच्छा, कुछ लोग दुर्भाग्यशाली हैं, उनके पास ऐसा कोई है नहीं, सब खर्ची किए जा रहे हैं, सब खर्ची किए जा रहे हैं, सब ये दिखा रहे मैं ये खरीद के लाया, ये खरीद। अब एक ऐसी कंपनी जो कह रहे मैंने ये वाला शेयर लिया है, मैंने यहाँ निवेश किया, मैं, अब देखिए कितना अंतर है। हाँ। एक जगह सिर्फ बात चल रही है कि मैंने ये घड़ी ले लिया, मैंने ये कपड़े ले लिए, मैंने तो ये वाली कार ले ली। एक जगह बात चल रही मैंने इस शेयर में निवेश किया है, मैं अभी ये वाला ले रहा हूँ। मैं एक जगह खर्चने की बात हो रही है, एक जगह कमाने की बात हो रही है, तो ये मैटर करता है। मुझे लगता है सबको करना चाहिए, सीखना चाहिए। चलिए शशि जी, अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। श्योर। DRS इनसाइट्स के साथ। चलिए, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते तो क्या होते? गुड, मैं टीचर था, मैं टीचर रहता। हाँ, जिंदगी भर टीचर रहता, पढ़ा रहा होता। चलिए, यंग माइंड्स के साथ। हाँ, सक्सेस को अगर एक लाइन में डिफाइन करें? आपकी सक्सेस से और कितनी सक्सेस पैदा हो पाई। हाँ, मतलब मीनिंगफुलनेस, राइट। आपकी सबसे बड़ी गलती और उससे क्या सीखा? सबसे बड़ी गलती मेरी क्या रही अभी तक की बाबा?
सो टफ। मेरी सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने किताबें थोड़ी कम पढ़ी और मुझे और ज़्यादा पढ़नी चाहिए थी, खरीदी बहुत, पढ़ी कम। तो उससे मैंने अब ये सीखा है कि रोज़ मुझे पढ़ना होगा। पढ़ना चाहिए। ऐसी कोई किताब जिसने आपकी सोच बदल दी? मुझे लगता है बहुत सारी किताबें हैं। यू कैन विन रहा है, इसमें शिव खेरा की किताब रही, और डेल कार्नेगी की जितनी भी किताबें हैं, डेल कार्नेगी मतलब जितनी भी किताबें, वो सारी किताबें अद्भुत हैं उनकी। तो ये सारी किताबें। अगर एक लाइन में खुद को डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगी वो? मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं लड़ने वाला आदमी हूँ। आखिरी सांस तक मैं आपको ऐसे ही मिलूंगा, मतलब पूरे उम्मीद में मिलूंगा, पूरे उत्साह में मिलूंगा। आप मुझसे सब कुछ भी छीन लेंगे तो मैं आपको निराश और उदास नहीं मिलूंगा। पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है या पैसा संभालना? दोनों। दोनों। जो कमा ले उसको संभालना आना चाहिए, और जो संभाल नहीं पा रहा उसके पास तो कितना भी कमा ले बचेगा ही नहीं। हाँ। कौन सा मोटिवेशनल कोट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरी बहुत सारे और मुझे तो अभी बहुत सारे आपके कोट धड़ याद आ रहे हैं। अब आप बताइए। आप अपने ऊपर तब तक विश्वास कीजिए जब तक आप जिंदा हैं, मतलब जब तक आप मर ना जाएं तब तक अपने ऊपर शक मत कीजिए। बढ़िया है। YouTube की आपकी पहली कमाई कितनी थी? ये तो उतना याद भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रही होगी। मुझे लगता है कि 10-15-20 हज़ार ऐसी रही होगी। हाँ, चलिए 10-15-20 हज़ार से स्टार्टिंग थी। अच्छा, अब जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो शशीश क्या करते हैं? मुझे स्ट्रेस नहीं होता। ओह, नहीं, मैं टेंशन में नहीं आता। मुझे स्ट्रेस नहीं होता, मैं टेंशन लेता ही नहीं हूँ। मैं किसी भी चीज़ को बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ, मैं उसको एक चैलेंज की तरह लेता हूँ, और मुझे लगता है अब मज़ा आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, बड़ी प्रॉब्लम आ गई आप सपोज, तो मुझे और मज़ा आता है कि ठीक है। और मैं चूँकि भगवान में विश्वास रखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा। रास्ता। हाँ, अगर ताला है तो उसकी चाबी कहीं ना कहीं होगी। सॉल्व इट। अच्छा, सुबह की शुरुआत किस चीज से करते हैं? चाय से। ध्यान, पढ़ाई या? नहीं, मैं तो चाय काम। पीता हूँ सबसे पहले, वो भी ऐसी चाय जिसमें कैफीन नहीं होती, तुलसी, जिंजर, अच्छा। इस प्रकार की चाय होती है, नो कैफीन। तो सबसे पहले उठ के वो चाय तैयार करता हूँ, और उसके बाद मैं ध्यान करता हूँ। मतलब नहा के पहला काम मेरा जप करना है, चैंटिंग एंड मेडिटेशन। उसके बाद ही मैं कुछ और करता हूँ। ओके, तो ध्यान हम कह सकते हैं। हाँ, ध्यान। बिजनेस का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? रिस्क लेना या पेशेंस? पेशेंस के साथ रिस्क लेना, रिस्क लेते हुए पेशेंस रखना। क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं और पेशेंस नहीं है तो गिव अप कर देंगे, और अगर आप रिस्क ले रहे हैं, पेशेंस हैं, तो आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे, प्रॉफिट तक जाएंगे आप। अगर आप अपने बचपन के खुद से मिले तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि और किताब पढ़ लेते तो अभी बहुत दूर होते, राइट। बहुत सारी किताबें, और दूसरी चीज़ की मोबाइल थोड़ा कम इस्तेमाल किया होता, स्क्रीन टाइम थोड़ा घटा लिया होता। और ये यूट्यूबर, मतलब आप तो सोशल मीडिया किंग हैं और आप कह रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि हम सबको अपने पैर पे वो कुल्हाड़ी मारनी चाहिए जिससे समाज का भला हो सकता है, राइट। तो मैं सबको कहूँगा कि, और मन की आदत है ना, वो इन्वॉल्वमेंट चाहता है। आपका मन कभी शांत नहीं रह सकता। कुछ लोग कहते हैं ना वो किताब नहीं पढ़ पा रहे, नहीं, वो मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे। आप मोबाइल हटा दो, मन किताब पकड़ लेगा। मन को मतलब नहीं है मोबाइल से और किताब से, मन को मतलब है इन्वॉल्वमेंट से। मन को कुछ चाहिए। तो आप ये मत सोचो मुझे किताबें पढ़नी है, आप इसका संकल्प लो कि मुझे 8 घंटे मोबाइल से दूर रहना है। अपने आप किताब Yes. पढ़ेंगे। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जो बार बार याद दिलाती है हार नहीं माननी है? यही कि मतलब आदमी पैदा ही होता है जीतने के लिए। मुझे तो यही लगता है, मेरी ये फिलॉसफी है कि कोई यहाँ हारने के लिए पैदा हुआ नहीं, हम सब कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। तो मुझे इस फिलॉसफी में इतना विश्वास है कि जो मेहनत करेगा अंत में जीत उसकी होगी। ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये सेट हो चुका है। अच्छा, कोई ऐसा दिन जो आप फिर से जीना चाहेंगे? बहुत सारे दिन, तो बहुत सारी बातें तो मुझे एक तो याद नहीं रहती। मैं पास्ट का बड़ा कम याद रखता हूँ। कुछ अच्छे दिन रहे नजर होंगे। फ्यूचर पे ही है। हाँ, मतलब जैसे अच्छा, एक चीज़ और है ना कि आप जब पहली बार कोई काम करते हैं ना, उस समय का जो एहसास होता है वो बड़ा खास होता है। बहुत खास। अब मैं पहली बार जब ऑल इंडिया रेडियो पे गया, वो बहुत खास था। मैं पहली बार दूरदर्शन पे आया, वो बहुत खास था। और पहली बार मैं जब एक नासिक महाराष्ट्र के मंच पे था जहाँ लगभग 30-40 हज़ार लोग थे, वो बहुत खास था। तो वो कुछ चीज़ें होंगी जिसको मैं रिपीट करना चाहूँ। अच्छा, बिहार का ऐसा कौन सा स्ट्रीट फूड है जो आपका फेवरेट है? गुपचुप खाते हैं हम लोग तो, पानी पूरी।
राइट। वो तो ऑल ओवर आई थिंक इंडिया में अलग अलग नामों से फेवरेट है। बिहार का मतलब मेनली अच्छा लिट्टी चोखा, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जो स्ट्रीट फूड है। चलिए, ऐसी कौन सी आदत है जो आप बदलना चाहते हैं पर अब तक बदल नहीं पाए? मेरी कौन सी आदत है? वैसे तो मैं सारी आदतों को बदल रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। तो रडार पे कौन सी? सुबह जगने की जो एक आदत है वो मतलब नहीं है मुझ में, मैं उसको बदलने की कोशिश कि मैं लेट से ना जगूं, मैं जल्दी सो जाऊं। जल्दी से। मैं 4-5 बजे सोता हूँ, 3 बजे 4 बजे, तो मैं उसको बदलना चाहता हूँ। हाँ, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। ऑलराइट, आपका ड्रीम कोलैबोरेशन यूट्यूबर भी हो सकता है? हाँ, तो मैं मोदी जी के साथ कोलैब करना चाहूंगा। अरे वाह, तो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है, राइट? चुना सही में। उनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन? पॉपुलर इन्फ्लुएंसर कोई नहीं है। सो ट्रू, सो ट्रू। वैसे यूट्यूब शुरू करने के बाद सबसे बड़ा डर? सबसे बड़ा डर तो नहीं लगता ना मुझे, क्योंकि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता ना कि मैं आज कहाँ हूँ और कल कहाँ हो जाऊंगा। जैसे डर उसको लगता है जिसको आज जो कुछ भी मिला है वो चला जाए तो उसको दुख हो। मुझे लगता है वो भी नियति है, वो भी मेरा रोल है, शायद मेरी जिंदगी में वो भी एक चैप्टर है। और मैं वहां भी रहूंगा तो बहुत ईमानदारी से रहूंगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं। अगर कल मैं रोड पे आ जाऊं तो मैं रोड पे भी बहुत ईमानदारी से रहूंगा, बहुत अच्छे से, वहां मैं अपना बेस्ट दे रहा हूंगा, तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता। चलिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, कामयाबी के साथ ट्रोलर्स भी आते हैं, खूब आते तो हैं। ट्रोलर्स को आप क्या जवाब, आपका क्या होगा? देखिए, ट्रोलर्स का अपना काम है, वो अपना धर्म निभाते हैं, राइट? उन्हें कोई भी मिलता है उसको वो ट्रोल करते रहते हैं। हमारा काम है कि हम अपना फोकस उनको ना दें, हम अपना अटेंशन उनको ना दें। हमारा अटेंशन हमारे काम पे होना चाहिए, जैसे कि उनका अटेंशन उनके काम पे है, तो ठीक है। चलिए, अगर आप टाइम ट्रैवल कर सकते तो अतीत में जाते या फ्यूचर में? गुड क्वेश्चन। मैं थोड़ा पीछे जाता, अतीत में जाना चाहता, और मैं मिलना चाहता ऐसे वो लोग जिनको हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो। उनकी क्या मतलब सच में माइंडसेट क्या था, वो दौर क्या था, उस दौर में हम होते तो मतलब वो मुझे ज़्यादा, वो जज्बा वो कहाँ से लाते थे? सबसे बड़ी बात प्रेम 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 आपको लड़ने की ताकत देता है। दैट्स इट। लव फॉर द नेशन, लव फॉर द पीपल। और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, सिर्फ प्रेम है। प्रेम ही वो शक्ति है जो आपसे कुछ भी करा देगी, और आप कुछ भी कर देंगे। दशरथ माझी ने बिहार में, उस आदमी ने पहाड़ तोड़ दिया 22 साल लग के, तो प्रेम के दम पे तोड़ा ना। तो प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है। ये जितने भी आंदोलन हुए, क्रांतियां हुई हैं, ये सब प्रेम से ही तो प्रस्फुटित हुई हैं। तो प्रेम उनको संचारित करता है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। स्पेंड स्मार्टली या सेव अग्रेसिवली? पहले इन्वेस्ट करें, तब खर्च करें। आप जितना कमा के लाएं, उसमें से सबसे पहले निवेश करने के लिए कुछ निकालें, अपनी आदत बनाएं, और अब कमाई और निवेश में से जो बच गया वही खर्च करें। अच्छा, अगर आपको एक सुपर पावर का वरदान मिले तो क्या चुनेंगे? मैं कुछ ऐसा चुनूंगा कि मुझे कुछ ऐसी शक्ति हो जिससे लोगों को ना ठीक किया जा सके, खासकर डिजीजेस को। हाँ, लोग बड़े परेशान होते हैं जब आप अस्पतालों में जाते हैं, खासकर सरकारी अस्पतालों में, और तो बड़ा दुख होता है उनको देख के। तो अगर कोई ऐसा सुपर पावर मिले जिससे लोग हील हो पाए, तो आई वुड लाइक टू टेक दैट। एक ऐसा शब्द जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है? जिससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है? भारत देश। वाह। पैसा, पावर या पैशन, पहले कौन? पावर। ओके। अगर आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट में कहूँ तो वो क्या था? यूट्यूब पे आना, यूट्यूब शुरू करना। और अंत में शशीश जी, आपके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट जिसने आपकी सोच पूरी तरह बदल दी? हाँ, वो चैंटिंग जब करना शुरू किया गायत्री मंत्र का, तो 2 जनवरी 2023 को मैंने ये संकल्प लिया था कि बिना चैंटिंग किए मैं खाना नहीं खाऊंगा। और ठाकुर जी की कृपा से तब से लेके अभी तक ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब मैंने चैंटिंग किए बिना खाना खाया हो। ऐसी कोई खास वजह, ये एकदम से ख्याल आया, कुछ ऐसा हुआ? मैं हैदराबाद गया था एक सेशन लेने के लिए, और मुझे लगता है 2022 18 दिसंबर की बात है। तो जब मैंने सेशन लिया तो कुछ लोग मुझसे मिलने आए और फोटो खींच रहे थे, वो सेल्फी। तो एक बुजुर्ग इंसान आए, मुझे लगता है 65-70 के होंगे। वो एक क्लास 1 अधिकारी थे, रिटायर्ड। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा बहुत अच्छा बोलते हो, जप किया करो, चैंटिंग किया करो। अच्छा।
तो ये बात मुझे लग गई कि इन्होंने मुझसे एकदम से कंफर्म क्यों नहीं किया। अनजान हाँ, ये आदमी। लग गया कि मुझे ये कंफर्म क्यों नहीं किया कि मैं चैंटिंग करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो हैदराबाद से दिल्ली आते वक्त पूरी फ्लाइट में मेरी यही बात चलती रही कि कंफर्म क्यों नहीं किया। क्या ये दिख रहा था उनको कि मैं नहीं करता हूँ? लाइक क्या ऐसा कुछ होता है कि जो नहीं करता वो दिख रहा हो? शायद वो 65-70 साल के, तो उनको दिख रहा हो कि मैं नहीं करता हूँ। ये बात इतनी हिट की कि मुझे, आप समझिए, तो मजबूर कर दी, इस एक बात ने मुझे मजबूर कर दिया कि नहीं, मुझे चैंटिंग करना है। और फिर उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ। वाह वाह शशीष जी। वेल, इसी शानदार बात के साथ इस पॉडकास्ट को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आप DRS इनसाइट्स पर आए, आपने अपना वक्त हमें दिया और इतनी सुंदर सुंदर बातें और इतने अच्छे अच्छे वर्ड से हमारे व्यूअर्स को रूबरू कराया। थैंक यू सो मच, माई प्लेजर, थैंक्स अ लॉट। तो आज की बातचीत सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक संघर्ष, हौसले और विश्वास की यात्रा थी। बिहार के एक छोटे से कस्बे से निकलकर अपनी आवाज़ को लोगों की उम्मीद बना देना और लाखों युवाओं की सोच को बदल देना, ये सफ़र हमें सिखाता है कि सीमाओं की कोई हद नहीं होती, वे सिर्फ हमारे मन के भीतर होती हैं। शशीष जी ने हमें आज ये एहसास दिलाया कि सपनों का कोई पता नहीं होता, लेकिन दिशा हमेशा हिम्मत और हौसले से ही मिलती है। उनकी यात्रा सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस युवा की है जो औकात से बाहर जाने की हिम्मत रखता है।